बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, हमने ये जो टेस्ट लिया था इस वीकेंड पे, तो इस टेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे जी। उसमें देखिए, ये जो पहला पार्ट है फर्स्ट ईयर वाला, अभी हम ये फर्स्ट ईयर वाली क्लास में फर्स्ट ईयर का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं और फिर सेकंड ईयर वाली क्लास में सेकंड ईयर का पोर्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दैट द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये शुरू में हमने जब सेल को इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पर सेल को एज स्ट्रक्चरल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो यहाँ पर 7 लोगों में से 6 ने सही आंसर किया, एक ने गलत किया है। तो एक कहता है कि ऑल ऑफ देम सही होना चाहिए। हालांकि देखो, यहाँ पर अ सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये वाली जो बात है ये इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर जस्टिफाई करती है। अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट ये उसको जस्टिफाई नहीं करती है कि अ सेल कंटेन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल। इस बुनियाद पर उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं कहा जा रहा। या फिर ये द सेल हैज़ जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, इस वजह से उसको स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये चूँकि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे टिश्यूज़ बनते हैं, ये मैंने बात समझाई थी। तो इस वजह से इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दैट द सेल इज़ फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी चले 4 लोगों ने सही आंसर पिक किया है और वो आंसर था कि अ सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विच कैन बी परफॉर्म बाय द होल ऑर्गेनिज्म। जी, पूरे ऑर्गेनिज्म के ज़रिए जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारे एक सेल भी परफॉर्म करता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये नन ऑफ देम आंसर होना चाहिए। तो नन ऑफ देम तो यहाँ पर सूट नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल रेलिवेंट बात है। और अगर देखा जाए तो अ सेल इज़ द स्पेसिफिक टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो सेल स्पेसिफिक होते हैं परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, लेकिन जो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट का स्टेटस है वो दरअसल इस वजह से नहीं है। वो किस बुनियाद पर है कि सेल में वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी मौजूद है जो कि एज अ होल ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बट डिस्कवरी ऑफ सेल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें देखिए, मैंने ना कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है अपने लेक्चर के अंदर मैं चीज़ें डिस्कस करता रहा था, लेकिन बाज़ पॉइंट्स वो फेडरल बोर्ड की बुक में टिपिकली मौजूद नहीं है, कुछ दूसरी बुक्स में वो रिलेटेड पॉइंट्स मौजूद थे, उनको भी हम डिस्कशन में लेकर आए थे। तो उन्हीं से रिलेटेड ये भी पॉइंट है कि सेल की डिस्कवरी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकी थी जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ ही सेल डिस्कवर करना पॉसिबल हो सका। क्यों? क्योंकि सेल नेकेड आई से विजिबल नहीं है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। तो जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट ना हुई, तो एक बच्चे ने ये ऑटोक्लेव वाला ऑप्शन पिक किया हुआ है। ऑटोक्लेव हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चों को आइडिया ही ना हो कि ऑटोक्लेव होता क्या है। किसी को है आइडिया व्हाट इज़ ऑटोक्लेव? नो सर। एनीबॉडी? सर ये मैंने ही पिक किया था सर। अच्छा, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है भाई, किसी को कोई बताएगा? नहीं मालूम? बायोलॉजी लैब के अंदर ऑटोक्लेव एक अपरेटस होता है जिसके ज़रिए हम अपने अपरेटस को स्टेरलाइज करते हैं। स्पेशली जब हमने कोई माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो हम जो भी कोई ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, जैसे पेट्री प्लेट्स हैं या फिर इसके अलावा बाकी जो भी हमने चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, उनको हम स्टेरलाइज कर लेते हैं ताकि वो बैक्टीरिया से पाक हो जाएं और फिर हम उनको माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से हॉस्पिटल्स में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी बिफोर सर्जरी ऑटोक्लेव के ज़रिए स्टेरलाइज किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया से पाक हो जाए। तो ऑटोक्लेव एक इस तरह का अपरेटस है जो स्टेरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज रिपोर्टेड बाय पब्लिकेशन नोन एज माइक्रोग्राफी, ये ऑलमोस्ट सबका ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ। तो ये भी वो दूसरी बुक से ये पिक किया हुआ है। मैंने इसका थोड़ा बहुत आपको
जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर सेल थ्योरी की इमर्जेंस में इस बात का मैंने जिक्र किया था, और जो मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की थी उसमें भी इसका जिक्र था। तो ये बेसिकली लेमार्क का आइडिया था, उसकी ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पे कोड की हुई है। तो इस तरह से अब चले ये जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना उससे भी सीखते हैं। तो आपसे ये जो मिस्टेक हुई है उनको अब आपने याद रखना है, दोबारा अगर इस तरह की कोई बात पूछी जाए तो वो आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, फिर द आइडिया दैट द ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन, तो ये अगस्त वीसमान का आइडिया था। ये बात भी मैंने अपने उन स्लाइड्स के अंदर पॉइंट आउट की थी। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर लिया होगा उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं था इनको आंसर करना। फिर इस अगले क्वेश्चन के अंदर सबका आंसर ठीक है। लुइस पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड किया था बायोजेनेसिस का, और ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया था। ये आप सबका आंसर ठीक है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर इसी सेल थ्योरी में से इन 1855 रुडोल्फ वर्शो प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल थ्योरी, तो उसने कहा था कि न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक हुआ। यहाँ पर मिस्टेक की है, स्वेडबर्ग यूनिट इज यूज्ड जनरली इन, तो ये स्वेडबर्ग यूनिट आमतौर पर हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, बट पर्टिकुलरली दिस स्वेडबर्ग यूनिट इज़ यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे पास वो सेडिमेंट हासिल होता है ना उसको पिन पॉइंट करने के लिए कि ये कौन सा सेडिमेंट है, तो उसके लिए हम ये स्वेडबर्ग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बजाय आपने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को ऑप्ट करना है। अगर ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का ऑप्शन ना हो तो फिर दूसरा जो पॉसिबल आंसर है वो फिर सेल्फ फ्रैक्शनेशन होना चाहिए। अच्छा, फिर देखिए इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी व्हेन इट वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय श्लाइडेन। तो श्लाइडेन और श्वान ने जब प्रपोज किया था तो उन्होंने ये कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है हाँ जी, तो आपने पिक किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो एक्चुअली प्लांट्स यहाँ पर ये शायद हो सकता है कि श्लाइडन एक बॉटनिस्ट था, तो इस वजह से आप सब ने ये एक ही आंसर पिक किया। ये चले इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई है, प्रपोज बाय श्लाइडन एंड श्वान, क्योंकि ये सेल थ्योरी इन दोनों का एक कंबाइंड कारनामा था। इन दोनों ने कलेक्टिवली इसको प्रपोज किया था। तो इस वजह से जो इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी मानी जाती है ना वो ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल ये माना जाता है। जी बेटा। सर ये वाला काइंडली दोबारा बता दें, इसमें क्या मिस्टेक आपने बताया? इसमें बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक ये हुई है कि प्रपोज बाय श्लाइडन लिखा हुआ है, श्लाइडन एंड श्वान होना चाहिए था। तो फिर ये जो पहली स्टेटमेंट थी कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, तो ये बिल्कुल रेलेवेंट आंसर बन जाता। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने जो सब ने ये सेकंड ऑप्शन पे किया है उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि आपके जहन में आया श्लाइडन बॉटनिस्ट था और इसने फिर प्लांट के हवाले से ये बात कही होगी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, तो इस वजह से ये आंसर पिक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सही जो आंसर बनता है ना, जब हम इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी पूछते हैं तो उसमें सही आंसर बनता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सबसे पहली स्टेटमेंट सेल थ्योरी की यही आई थी, उसके बाद बाकी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो बाद में इंक्लूड हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज टू। तो जब हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन करते हैं, बिल्कुल ये सब बच्चों का ठीक आंसर है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेपरेट द मेजर ऑर्गेनल सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी स्टडीड। आप उनको अलग-अलग इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम उनके इंडिविजुअल फंक्शंस को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो इस मकसद के लिए सेल्फ फ्रैक्शनेशन परफॉर्म की जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सब बच्चों का ठीक है, इसको भी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। अच्छा, उसके बाद यहाँ मिस्टेक हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द ऑर्डर इन विच सेलुलर कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन द पैलेट when homogenized cells are treated with increasingly rapid spins in a centrifuge। ठीक है, जब हम ग्रेजुअली रैपिड स्पीड में स्पिन करते हुए इनको आइसोलेट करेंगे तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए?
तो उसमें आप देखिए सबसे पहले आपके पास हासिल होगा न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन राइबोसोम। तो कुछ बच्चों ने ये जो पहला ऑप्शन पे किया है कि राइबोसोम सबसे पहले आएगा, फिर न्यूक्लियस और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कहीं तरतीब ही नहीं बन रही। सही है भाई। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि जब इंक्रीजिंग स्पीड, ये बात हो रही है डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन की, जिसमें हम इंक्रीजिंग स्पीड्स के ऊपर पहले लो स्पीड फिर हायर फिर हायर फिर हायर, इस तरह से हम ये साइंटिफिकेशन करते हैं। तो जो लोअर स्पीड के ऊपर ऑर्गेनल आइसोलेट होगा वो सबसे बड़े साइज का ऑर्गेनल होगा, और वो लाजमी तौर पर न्यूक्लियस है। उसके बाद फिर उससे छोटा दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उससे छोटा दैट इज़ राइबोसोम। तो ये लास्ट ऑप्शन ज़्यादा सूट कर रहा है। फिर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब कंटेन सेल होमोजिनेट, यहाँ पर कंटेन वर्ड आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब कंटेन सेल होमोजिनेट, तो किस ट्यूब के अंदर सेल होमोजिनेट होगा। यहाँ पर वो डायग्राम दी हुई थी, इस जगह पर अभी फ़िलहाल डायग्राम नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर्स ओपन किए हुए। तो ये डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन था कि सेल होमोजिनेट किस में। तो सेल होमोजिनेट हमेशा जो पहली ट्यूब दी हुई होती है जिसके अंदर पूरा एक सेल सस्पेंशन मेंशन है, तो उसके अंदर सेल होमोजिनेट होता है। बाद में जहाँ पर पैलेट्स नज़र आ रहे होते हैं वहाँ पर जाहिर है कि वो सेल होमोजिनेट नहीं होगा, उसमें से कुछ चीज़ें अलहदा हो चुकी होंगी। तो ए ऑप्शन इस वजह से यहाँ पे करेक्ट था। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये भी फिगर के साथ है कि द पैलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब कंटेन द राइबोसोम एंड आइसोलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसमें देखो राइबोसोम और मैक्रोमोलिक्यूल्स ये आपको आखिरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलना चाहिए, जो यहाँ पर इधर भी डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन था। एक सेकंड, हम साथ साथ वो दूसरा जो क्वेश्चन की डायग्राम है उसको भी ओपन कर लेते ताकि डिस्कशन में फ़ायदा रहे। एक मिनट ठहरिएगा जी बेटा। तो अब आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन, और मैं ये इसको चेंज करता हूँ तो ये भी आपको पता चल रहा है। देखें ये दूसरा, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चले, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन था कि पैलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब कंटेन द राइबोसोम एंड द आइसोलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल। तो इस तरह से आपको ये टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई हैं। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि राइबोसोम और आइसोलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ पर होंगे। तो ये लास्ट ट्यूब के अंदर ये मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये राइट आंसर ई बना था। लास्ट ट्यूब के अंदर राइबोसोम और आइसोलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन केमिकल कंपोजिशन वाइज दोनों तरह से प्लांट सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफर करती है। केमिकल कंपोजिशन का सिर्फ फर्क नहीं है, यानी जो हमने उसमें प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल इस तरह से लेयर्स पड़ी थी ना, तो वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर इस तरह से आपको लेयर्स नहीं मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल दो किस्म की होती है, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और आर्किया की जो सेल वॉल है वो अभी फर्दर इससे डिफरेंट होती है, उसकी कंपोजिशन और मुख्तलिफ है। ठीक है, तो सिर्फ केमिकल कंपोजिशन नहीं बल्कि स्ट्रक्चर भी इनका डिफर कर रहा होता है। तो इस वजह से ये दोनों पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है जी। नेक्स्ट उसमें आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। तो उसमें स्लाइम मोल्ड इनके पास भी सेलुलोज है, वाटर मोल्ड के पास भी अल्गल और प्लांट सबके पास सेलुलोज है। तो कोई भी ऐसी नहीं है विच डज नॉट कंटेन सेलुलोज। ये आंसर आप सबका ठीक हुआ। यहाँ पे गलत हुआ है आपका आंसर कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट पजेस सेल वॉल हैव पॉलीसेकेराइड इन देयर सेल वॉल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए भी ये शेयर की थी बात कि आप ज़रा गौर कीजिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल हमने जब कंपेयर की तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें देखिए कि कौन सा कंपोनेंट है जो आपको ज़्यादातर सेल वॉल्स में मिल रहा है, तो वो पॉलीसेकेराइड था यानी सेलुलोज। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स में इन्वॉल्व द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर आपको बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं एक्सेप्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए आरएनए नहीं होता। ठीक है, तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी इवन मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर मोस्ट लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल
ऑफ एन इंटैक्ट प्लांट सेल। इंटैक्ट का मतलब है कि एक ऐसा प्लांट सेल जो कि अभी अपने टिश्यू के अंदर इम्बेडेड है, वो टिश्यू से अभी आइसोलेट नहीं हुआ, तो वहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर उसका मिडल लेमेला कहलाएगा। तो सेकेंडरी वॉल किसी एक बच्चे ने पिक किया, सेकेंडरी वॉल तो बेटे बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ एडजेसेंट है, ये आउटर मोस्ट लेयर कभी भी नहीं होती। ठीक है, हमेशा जो नई लेयर बनती है वो अंदर की तरफ बनती है, यानी प्राइमरी वॉल बाहर है और सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ बनेगी जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ मिडल लेमेला। मिडल लेमेला की कंपोजिशन हमने बड़ी वजाहत से बयान की थी, पैक्टिक एसिड्स और पैक्टिन इसके अंदर मौजूद होता है, जबकि ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस तो सेकेंडरी सेल वॉल का फीचर है। सही। अच्छा, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द पेरिफेरी ऑफ द टिपिकल प्लांट सेल। तो अब आप अगर साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाएं तो आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लेमेला आना चाहिए। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन आप में से 4 लोगों ने सही आंसर पे किया है कि सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल एंड मिडल लेमेला, लेकिन बाकी लोगों ने यूँ अलग अलग आंसर पे किए। तो अब मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए कि साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला, और बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इसको रिवर्स कर दें आप। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन। जी बेटा, जी बोलिए। सर जी, बलूचिस्तान बोर्ड में ये मिडिल लेमेला साल्ट और कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है सर। साल्ट और कैल्शियम, तो मैंने भी वही बात बताई थी ना, मैंने आपको पैक्टिक एसिड्स या उनको पैक्टिक साल्ट्स भी कहा जाता है, वो आपको मैंने उसकी कंपोजिशन बताई थी, कैल्शियम पैक्टेट और कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। ये याद करें वो लेक्चर, ठीक है, यही चीज़ बताई थी उसमें भी। सर उसमें पैक्टिन भी था, पैक्टिन में एसिड भी था और साल्ट, ये सब 5 थे सर। आप वो इस ऑप्शन की तरफ वो कंपोजिशन में आप कह रहे हैं इनऑर्गेनिक साल्ट और वैक्सेस, तो बेटे फिर भी देखो ये जो वैक्सेस है ये तो नहीं है ना उसमें, ये वाला ऑप्शन तो फिर भी सूट नहीं करता ना। अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हम ये इनऑर्गेनिक साल्ट और साथ ये वैक्सेस को यहाँ पे कंसिडर करें, तो वैक्सेस तो फिर भी नहीं है। और बेटे ये देखो ये जो पैक्टिक एसिड्स और जिनको पैक्टिक साल्ट्स भी कहा जाता है, ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स नहीं है, दे आर नॉट प्योरली इनऑर्गेनिक, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको मैंने इसकी कंपोजिशन समझाई थी कि ग्लेक्चुरॉनिक एसिड की चेन्स होती हैं, लेकिन उसके साथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम भी एसोसिएटेड होता है। सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के मुतालिक कौन सी बात इनकरेक्ट है, तो उसमें ये सेकंड ऑप्शन था जो कि राइट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो कैसे कि x2 मैग्निफिकेशन, या इसको 2x भी कह सकते हैं आप, मैग्निफिकेशन मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर विल बी ऑब्जर्व्ड एज 3 माइक्रोमीटर। तो ऐसे नहीं होता, जो 2x है तो इसका मतलब है वो 2 टाइम्स बड़ा करेगी, यानी 1 माइक्रोमीटर का साइज 2 माइक्रोमीटर, 2 टाइम्स का मतलब है कि उसका साइज जो है वो डबल हो जाएगा, 2 माइक्रोमीटर। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। ये वाली जो स्टेटमेंट 2 बच्चों ने पिक की है कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती ये स्टेटमेंट, कि माइक्रोस्कोप तो होता ही ऐसा ऑपरेटस है जो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी एक बच्चे ने पिक किया कि साइज ऑफ इमेज मल्टीप्लाइड बाय, तो ये मैंने आपको फार्मूले बनाकर बताए थे, उनको आप रिकॉल करें और ये नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक उम्मीद है कि नहीं होगी जी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन विद द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इमेज को, तो इमेज इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय a, ma, ये फार्मूला हमने बनाया था ना, तो ये
और यहाँ पर भी एक बच्चे ने गलत आंसर पे किया कि एडिंग द एक्चुअल साइज, ऐड करके तो कभी भी नहीं ये कैलकुलेशन हो सकती। तो वो फार्मूले याद कीजिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो आपने चीज़ें कवर नहीं की, जिसकी वजह से ये कुछ बच्चों की शायद मिस्टेक हुई है। अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मेजर्ड एज 2 मिलीमीटर इन 100x मैग्निफिकेशन? इसका एक्चुअल साइज क्या होगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एक्चुअल साइज का फार्मूला आपको मैंने समझाया था। एक्चुअल साइज का फार्मूला होना चाहिए A इज इक्वल टू आई ओवर एम। इमेज का साइज उसको डिवाइड करेंगे मैग्निफिकेशन के साथ। मैग्निफिकेशन आपके पास गिवन है, इमेज साइज भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो आंसर्स हैं वो माइक्रोमीटर्स में, और जो आपके पास डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिलीमीटर्स के अंदर गिवन है। तो आप इस मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे माइक्रोमीटर में और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको जी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए आपको फार्मूला बनता है, आपने उसका एक्चुअल साइज मालूम करना है। A इज इक्वल टू आई ओवर एम। जी, तो आपके पास आई कितना दिया हुआ था? मिलीमीटर्स के अंदर आंसर था इसका, कितना था? 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, और इसको हम डिवाइड करेंगे मैग्निफिकेशन, दैट इज 100x। ठीक है, 100x मैग्निफिकेशन के साथ इसको आप डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब आपने मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है 2000 माइक्रोमीटर। और अब आप इसको 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसी सूरत में ये 2 0 यहाँ से चले गए और ये 20, तो इसका मतलब है आंसर आ गया 20 माइक्रोमीटर। तो जी देखिए आपके पास क्या आंसर वही आया था जी, तो 20 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। समझ आई बात? सर ये मिलीमीटर जो है ये 2000 नहीं बनेगा, मिलीमीटर 10 की पावर -3 बनेगा ना? मिलीमीटर 10 की पावर -3, क्या उसके साथ यूनिट कौन सा यूज करोगे आप? नहीं सर, ये मिली की जगह लिखेंगे ना। 2 मिलीमीटर है ना, तो मिली इज इक्वल टू 10 की पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3। जी मैं अभी आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। सर ये 2000 तो तब बनेगा जब ये मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। 1 मिनट दोबारा मैं लेकर जाता हूँ। जी बेटा ये आ गया आपके सामने। अच्छा बेटे, आप कह रहे हो कि ये जो मिलीमीटर होता है 2 मिलीमीटर, तो इसको क्या लिखना चाहिए? इसको लिखना चाहिए 10 रेज़ टू पावर -3 ये लिखना चाहिए। लेकिन ये यूनिट क्या होगा? सर ये मिली की जगह लिखेंगे ना, मिलीमीटर जिस तरह हम किलोमीटर लिखते हैं 1000 मीटर, तो ये फिर इधर मीटर लिखना पड़ेगा। तो आपने तो इसको 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसको माइक्रोमीटर में करेंगे तो वो 2000 ही बन जाएगा। हाँ, तो माइक्रोमीटर तो 2000 बनेगा। देखो मैं आपको यूनिट्स की कन्वर्जन दिखाता हूँ। देखो 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर आप ये डायरेक्टली मीटर के मिलीमीटर्स बनाएं, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 1000 मिलीमीटर्स। समझ आई बात? 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है। और फिर इसी तरह से 1 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के इक्विवेलेंट है? 1000 माइक्रोमीटर के। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 2 मिलीमीटर साइज है तो इसको माइक्रोमीटर में कितना होना चाहिए? 2000। आप बेटे इसको मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मीटर में हमने कन्वर्ट नहीं करना, हमने इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस वजह से ये चीज नहीं आएगी। ये मिलीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये वैल्यू बनती है बिल्कुल, लेकिन हम इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले मिली में करके ना, फिर इसको मल्टीप्लाई भी किया था -3 से, और 10 की पावर -3 और +3 में, तो उस तरह मतलब मैंने माइक्रोमीटर बनाया। हाँ जी, नहीं वो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में क्यों जाते हैं? आप ये फैक्टर्स याद रखें ना कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर
और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है, या डायरेक्टली आप 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर के इक्वल आपके माइंड में प्रिजर्व कर लें, और इस तरह से फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो सर। गुड थैंक यू सर। गुड। अच्छा, दोबारा जाते हैं हम वापस उस जगह पे, ये है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 micrometer object is seen as 2 millimeter in the microscope, what will be the magnification of the microscope? अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है 2 माइक्रोमीटर का और वो नज़र आ रहा है 2 मिलीमीटर में। सही, तो यहाँ अब आपने पहली बात तो ये देखो कि चूंकि मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई है ना, तो इस वजह से आपका ये जो 0.02 आंसर बन रहा है यहाँ पर, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैग्निफिकेशन है ही नहीं। मैग्निफिकेशन तो वो होगी जिसके साथ x लिखा होगा, तो ये 0.02 माइक्रोमीटर इज नॉट द मैग्निफिकेशन, इस वजह से इसको वैसे ही रिजेक्ट कर दें। फिर 0.2 माइक्रोमीटर जो ऑप्शन दिया हुआ ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन हो ही नहीं सकती। मैग्निफिकेशन वाले ऑप्शन सिर्फ 2 ही रह गए, एक ये x100 और ये x1000, दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/A। दोबारा मैं आपको लेकर जाता हूँ जी, ये वाइट बोर्ड पे आ गए हम। तो जी क्या था, डाटा क्या था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/A, ये फार्मूला है। तो इसमें एक्चुअल साइज कितना था, एक्चुअल साइज था 2 माइक्रोमीटर, लेकिन नज़र कितना आ रहा था, वो इमेज कितना बना था 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दोनों तरफ यूनिट सेम आना चाहिए पहले, तो आप किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंपैटिबल कर लें। आप या तो ये नीचे जो 2 माइक्रोमीटर है इसको चेंज कर लें इनटू मिलीमीटर्स, या फिर जो ऊपर वाला मिलीमीटर है उसको चेंज कर लें माइक्रोमीटर में, तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा। चले हम मिसाल के तौर पर ऊपर वाले जो मिलीमीटर है उसको माइक्रोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 2000 माइक्रोमीटर, और नीचे ये 2 माइक्रोमीटर एज यूजुअल रहेगा। अब इसको 2000 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया, 1000। ठीक है, तो 1000x इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का यूनिट है x, तो ये जो आंसर आया अब आपके पास 1000x, दिस इज द मैग्निफिकेशन। क्लियर होगी बात? तो आपने ये यूनिट से जी बेटा, सर ये इस फॉर्मूले में जो आई है वो मतलब बता रहा है कि कितने टाइम से लार्ज हो चुके हैं। इमेज हाँ जी, इमेज आई जो है इमेज है कि वो कितने टाइम्स ओरिजिनल साइज के मुकाबले में इनलार्ज हुआ, यानी 1000 टाइम। देखो अगर 2 माइक्रोमीटर का कोई ऑब्जेक्ट आपको 2 मिलीमीटर साइज में नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने ओरिजिनल साइज से 1000 गुना बड़ा होकर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक सर। अच्छा जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर एट 500x मैग्निफिकेशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल साइज बताना है आपने। 5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 500 मैग्निफिकेशन में नहीं, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 5 मिलीमीटर है, मैग्निफिकेशन 500x है, आपने एक्चुअल साइज बताना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम दोबारा जाते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो 500 डिवाइड जी, अच्छा तो अब हमारे पास हमने मालूम करना था एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज इक्वल टू I ओवर अपॉन m। अच्छा, आपके पास I कितना आया था, I था आपके पास सर 500 मिलीमीटर। सर 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर ये आपके पास इमेज साइज है, और मैग्निफिकेशन कितनी थी 500x। 500x। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हम ये एज इट इज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास जो एक्चुअल साइज आएगा वो मिलीमीटर्स में आएगा। तो इसको एज इट इज अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर क्या आता है, 0 पॉइंट क्या बनेगा, इसको डिवाइड करें, 5 को 500 से डिवाइड किया जाए तो 0.0 0.01 0.0
1 1 0.01 मिलीमीटर। और मिलीमीटर। हाँ जी, अब आप अगर इसको माइक्रोमीटर में चेंज करना चाहें तो माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डेसिमल जो होगा वो 10 माइक्रोमीटर। हाँ जी से 10 जी वो 3 डिजिट्स यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो 1 2 और एक साथ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोमीटर में 10 माइक्रोमीटर इसका साइज बन जाता है। तो अब आप देखिए कि आंसर आपके पास क्या यही है, तो 10 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। इस तरह से कैलकुलेट होगा ये, ठीक है। फिर एक और इसी तरह का न्यूमेरिकल है कि एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 माइक्रोमीटर at which magnification it will be observed as 0.5 मिलीमीटर in size। एक्चुअल साइज अब बताया हुआ है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है, और आपको ये जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो इमेज है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करेंगे। देखो हर क्वेश्चन में आपने पहले तो ये गेस करना है कि उसने पूछा क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है। कोई एक बात पूछी गई होगी, बाकी 2 गिवन होंगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई, ये वैल्यूज़ याद करें, मुझे अभी बताइएगा। मैं दोबारा वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ आपको जी। तो मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई ओवर ए। आई आपके पास क्या था, 0.5 mm। 0.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर। यस सर, मिलीमीटर। मिलीमीटर। और एक्चुअल साइज कितना बताया, 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर। यहाँ पर भी देखो वही वाला प्रॉब्लम है कि आपने पहले दोनों साइड पर यूनिट्स को सेम करना है। तो हम अगर ये मिलीमीटर्स को माइक्रोमीटर में चेंज कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमने इसको देखो मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो ये डेसिमल 3 डिजिट्स यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है इधर एक ज़ीरो फिर एक और ज़ीरो, तो 500 ये माइक्रोमीटर और डिवाइडेड बाय 50। 50 माइक्रोमीटर। तो ये ज़ीरो इससे गया और ये रह गया 50/5, ये 5 10x। और आंसर आ गया आपके पास 10। तो आपके पास मैग्निफिकेशन कितनी आ गई है, 10x। तो देखिए क्या आंसर यही बनता है आपके पास, 10x इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे कैलकुलेट हो रहा है। जी सर। जी अच्छा सर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, इसमें भी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर ठीक है। इफ a 10 micrometer object is seen in a microscope of 1000x magnification, what will be the size of the object? अब आपके पास 10 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल साइज होगा, सीन इन अ माइक्रोस्कोप ऑफ 100x मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दी हुई है। अच्छा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आपको इमेज का साइज दिया हुआ है, आपसे एक्चुअल साइज पूछा जा रहा है। साइज ऑफ द इमेज इज गिवन। इफ अ 10 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट इज सीन under the microscope of 1100x, what will be the size of the object? नहीं, एक्चुअल साइज गिवन है, इमेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आएगा, तो एक्चुअल साइज गिवन है, आपको इमेज मालूम करना है। तो इमेज का साइज मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, साइज इनटू मैग्निफिकेशन। जी। तो इसमें हम दोबारा जाते हैं वाइट बोर्ड पे। हाँ जी, इमेज इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय m। हाँ जी, एम ए या ए एम। अच्छा, तो आपके पास मैग्निफिकेशन कितनी थी, 100x। 100x मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल साइज कितना था, 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर। तो आपके पास आंसर आ गया 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर्स में आंसर आपके पास 1000 होना चाहिए, और अगर मिलीमीटर हो तो 1 मिलीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट आंसर इज 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1000 माइक्रोमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट। जी जी सर जी, यहाँ पर तो कह रहे हैं 10 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट इज सीन बाय माइक्रोस्कोप। सर फिर ये एक्चुअल साइज कैसे हो गया। जी, देखो बेटे, ये इफ अ 10 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट इज सीन इन अ माइक्रोस्कोप,
ऑब्जेक्ट जो था ना वो 10 माइक्रोमीटर का था और वो 100x मैग्नीफिकेशन में देखा गया है। तो अब जब वो देखा गया तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर असूली तौर पर ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इस स्टेटमेंट में। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे अगर होता तो ये और क्लियर हो जाता। अदरवाइज अभी भी अगर थोड़ा सा इसको अज्यूम किया जाए तो ये समझ में आनी चाहिए स्टेटमेंट, वरना यहाँ पर अगर साइज ऑफ इमेज लिखा जाता तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाना था। ठीक है, क्लियर होता सर, हमने उस एक्चुअल का फार्मूला लगाया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बाज़ औक़ात इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर एम्बिग्यूटीज होती हैं तो उसमें उसको जज करना होता है, एनालाइज करना होता है कि बात एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। तो यही तो होता है कि कुछ बच्चे उसको उस नज़र से देख लेते हैं, कुछ उस नज़र से, और वहाँ पर जाकर फिर वो, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता होता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा बहुत क्लियर हो, उसमें ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चले, ये मिस्टेकनली ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो इसमें कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है अगर ये प्रैक्टिस की हुई हो बार बार। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन सबका ठीक हो गया भाई, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला जो सबने ठीक किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नहीं सर, ये कैलकुलेशन वाला नहीं था ना, ये आपने बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उल्टा इसमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप सब ने मुत्तफिक होकर सही आंसर पिक किया। इसका मतलब है लेक्चर आपको याद भी रहते हैं। गुड यस सर। गुड। सर मेरी तैयारी नहीं थी। अच्छा, तो बेटे अब तैयारी करो ना। देखो ये फिर क्लासेस अटेंड करने का फ़ायदा क्या है, ये इसीलिए तो आप अब रिवाइज कर रहे हो इसको, ताकि आपकी वो जो चीज़ें क्लियर होती जाएं। तो अगर आप ये इसको साथ साथ पढ़ोगे नहीं, फ़ायदा नहीं होना फिर पढ़ने का। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 450 माइक्रोमीटर। देखो ये समटाइम यूनिट की कन्वर्जन के क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि जब हम ये इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस हो, साइज़ ऑफ इमेज साइज़, तो उसमें यूनिट की कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है। और फिज़िक्स में तो आप यूनिट्स को बहुत डिटेल से पढ़ते हो। तो 450 माइक्रोमीटर किसके इक्विवेलेंट है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना था। तो इसमें देखो ये हर एक ऑप्शन जो है डिफरेंट यूनिट में दिया हुआ है, एक मिलीमीटर में, एक नैनोमीटर में, एक मीटर में। तो अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर बन जाएगा, यानी 0.45 मिलीमीटर बन जाएगा। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर बन जाएगा, और इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर। तो सारे ही ठीक हैं असल में। अच्छा, नैनोमीटर इज, तो नैनोमीटर ये असल में किसी मीटर का बिलियंथ पार्ट होता है। देखो ये इस तरह से भी आपको ना यूनिट्स को याद रखना चाहिए। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये एक मीटर, तो एक मीटर से जो छोटा हम यूनिट बना रहे हैं, वैसे तो बीच में सेंटीमीटर आ जाते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर से भी हम छोटा यूनिट बनाए मिलीमीटर, तो एक मीटर यानी एक मिलीमीटर जो है वो एक मीटर का कौन सा पार्ट है, मीटर के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर इज 1000th पार्ट, ये एक मीटर का 1000th पार्ट है, 1000th पार्ट ऑफ अ मीटर। मीटर का ये 1000th पार्ट है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यानी इट इज एक्चुअली 1/1000 ऑफ मीटर, 1/1000 ऑफ मीटर। और इसको फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखना चाहिए आपको, 10⁻³ मीटर। इसी स्टेटमेंट को फ्रैक्शन में आप इस तरह से लिखेंगे। ये मिलीमीटर को हमने शो किया। मिलीमीटर से छोटा यूनिट है सपोज माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर को आप क्या बताएंगे, 1 माइक्रोमीटर इज मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ, क्योंकि ये इस मिलीमीटर का भी 1000th पार्ट है। तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख आंसर आता है। तो ये 10 लाख का मतलब है मिलियन। तो 1 माइक्रोमीटर इज मिलियंथ पार्ट, ये 10 लाख हुआ हिस्सा है, मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये ऊपर है। अच्छा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/10 लाख नीचे लिखेंगे। तो 10 लाख कितना होता है,
कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 6 ज़ीरो। तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे? 10⁻⁻6 मीटर। सही। इसी तरह से नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर, ये अब माइक्रोमीटर का भी 1000th पार्ट है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बनता है बिलियंथ पार्ट। दिस इज एक्चुअली बिलियंथ पार्ट। तो बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर, तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे करके लिखेंगे, देखो 1 ओवर, तो आपने 1 के साथ 9 ज़ीरो लगा देने, 9 ज़ीरो। और इसको ये एक्सपोनेंट्स में, सॉरी मैं इसको फ्रैक्शन बोलता रहा, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे? 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह की भी कन्वर्जन्स आप ज़रूर याद रखिए। जी आदिल, आप क्या कह रहे हैं? सर ये तो हमारा बायोफिजिक्स का पेपर था, इसमें बायो से ज़्यादा तो हमारा फिजिक्स का टेस्ट। जी बिल्कुल बेटे, ये इसमें टेक्निक्स जो हम पढ़ रहे थे ना, इस पहले चैप्टर के अंदर टेक्निक्स में से ज़्यादा पोर्शन था। और ये जो टेक्निक्स होती हैं ये ज़्यादातर फिज़िक्स से रिलेटेड टेक्निक्स होती है ना। किसी भी जगह पर आप चाहे केमिस्ट्री के अंदर टेक्निक्स पढ़ें तो वो भी आलमोस्ट फिज़िक्स चल रही होती है, बायोलॉजी में टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वो भी एक किस्म की फ़िज़िक्स ही चल रही होती है। सही। अगरचे ये पिछला जो सिलेबस था उसका एंट्री टेस्ट का, उसके अंदर ये टेक्निक्स इंक्लूडेड नहीं थी, उससे पिछले साल टेक्निक्स इंक्लूडेड थी। तो अभी चूँकि अर्ली प्रेप है, हमारे पास टाइम है, तो इसी वजह से आपको पूरी बुक एडवाइस की है कि आप सारी प्रिपेयर करें, ताकि आपका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए। और 2022 में जो एग्जैक्ट सिलेबस आएगा तो फिर उसके मुताबिक उस वक्त देख लेंगे, लेकिन अभी आप ज़्यादा चीज़ें कवर करें ताकि किसी भी तरह की आप मार ना खा सकें वहाँ पर। जी, ये जो बच्चे रिपीटर्स हैं ना, तो वो अभी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी एंट्री टेस्ट में नहीं भी आएंगी वो भी साथ पढ़ेंगे, लेकिन उसका भी आप यकीन करो कि फ़ायदा होगा। आपने सेकेंड ईयर वाले पोर्शन में एक चीज़ पढ़ी होगी, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग ऐसी लर्निंग को कहते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वो चीज़ लर्न कर लेते हैं, लेकिन लर्न करने के बाद वो उस वक्त तो हमें ना कोई फ़ायदा देती है वो लर्निंग, ना कोई नुकसान दे रही होती है, लेकिन फ्यूचर में किसी ख़ास स्टेज पर हमें वो जो प्रीवियस लर्निंग होती है उससे फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। तो आपने अगर ये अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो यकीन करें आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा बेटे, तो उसके बाद आप देखें कि द एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी ओवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें हम किसी लाइव ऑब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो उसमें एक पॉइंट रेज किया था कि लाइव ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रोसेस लाइव हमने स्टडी करना हो तो उसके लिए फिर हमें लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना होता है और उस प्रोसेसिंग के दौरान वो बेचारा डेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपने कोई लाइव ऑब्जेक्ट स्टडी करना है तो फिर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी यूज़ करनी होगी। तो यही मेन एडवांटेज है। व्हेन बायोलॉजिस्ट विश टू स्टडी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दे मोस्ट लाइकली वुड यूज़, तो उसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर सरफेस स्टडी करनी हो तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सबसे ज़्यादा सूटेबल टेक्निक होगी। अच्छा, इफ़ अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व biological images to the nanometer level as opposed to the best light microscope. This is due to which of the following? तो स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से होता है विच हैज मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट, और वो वेवलेंथ आपको 1 नैनोमीटर वो वेवलेंथ बताई थी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर इसकी हो जाती है। द स्टेन यूज फॉर द स्टेनिंग न्यूक्लियसेस, तो बोरेक्स कार्मीन इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इफ द स्टेज माइक्रोमीटर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 100 डिवीजन्स, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन वुड बी, टोटल साइज होता है स्टेज माइक्रोमीटर का 1 मिलीमीटर, ये मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, 1 मिलीमीटर इज द टोटल साइज, यानी 1000 माइक्रोमीटर।
और अगर उसको इक्वल 100 डिविजन्स में डिवाइड किया जाए तो आप 1000 को 100 से डिवाइड करें तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर आ जाएगा 10। तो 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ 1 डिवीजन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स? हाँ जी, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी, इसमें सब लोगों ने एक ही आंसर दिया है। विच टेक्निक विल यू प्रेफर टू डिस्टिंग्विश पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन अंडर द माइक्रोस्कोप? तो उसमें डिफरेंशियल स्टेनिंग हमें करनी होगी, माइक्रो डायसेक्शन नहीं है बेटे, डिफरेंशियल स्टेनिंग। हम अंडर द माइक्रोस्कोप जब डिफरेंट पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो वो कैसे डिस्टिंग्विश होंगे? डिफरेंट पार्ट्स विल बी डिस्टिंग्विश बाय मीन्स ऑफ स्टेनिंग। तो यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेनिंग आएगा, माइक्रो डायसेक्शन नहीं। आप शायद वो अंडर द माइक्रोस्कोप वर्ड देखकर फौरन एक्साइटेड हुए कि शायद ये माइक्रो डायसेक्शन की बात हो रही है, ऐसे नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी लेंसेज आर यूज्ड इन द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप? तो एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप दिखाई गई थी और मैंने आपको समझाया भी था कि जितने मर्जी लेंस नज़र आ रहे हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा 2 ही लेंस यूज़ में आ रहे होते हैं, तो इस वजह से आंसर 2 होगा और ये आपने याद रखा है, शुक्र है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू कल्चरिंग? तो टिश्यू कल्चरिंग के लिए जैसे सिंगल सेल फॉर द स्टार्ट ऑफ कल्चर, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सेल ही हो स्टार्ट ऑफ कल्चर के लिए, कोई टिश्यू भी हो सकता है, सही। तो बाकी स्टेराइल कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, उसमें मे वाली बात होती नहीं है। और इसी तरह से डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट बी रिक्वायर्ड, कंट्रोल टेम्परेचर एंड पीएच मस्ट बी रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही। तो बाकी चीज़ें लाजमी चाहिए थी, ये इसमें कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि सिंगल सेल ना हो तो चले टिश्यू से भी काम चला लेंगे हम। अच्छा, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चरिंग, बिल्कुल सही है। ये एनिमल टिश्यू कल्चरिंग, इसका भी आंसर ठीक है। सेंट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंस, ये भी ठीक है। अच्छा, ये सवाल इसमें गलती हुई है। अ सेल बायोलॉजी टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू एनहांस द कलर कंट्रास्ट इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज इज कॉल्ड। तो इसमें भी बेटे डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस मकसद के लिए नहीं है। तो हम दरअसल उसमें भी कलरलेस इमेजेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेन करते हैं। अच्छा, तो डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट बायोलॉजिकल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी डिफरेंशियल स्टेनिंग आएगा। अच्छा, सर्टेन स्टेन्स व्हेन यूज्ड इन लो, ठीक है, यहाँ पर था लो कंसंट्रेशन आर नॉन टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू लिविंग मटेरियल। क्योंकि अगर वो हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो ऐसी सूरत में वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो लो कंसंट्रेशन में हम उसको यूज़ कर लेते हैं कि उससे नुकसान कोई नहीं होगा, इस वजह से उसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर। जैसे मिसाल के तौर पर ये बाज़ का हमने कोई इंटरनल बॉडी पार्ट्स की कोई इमेजिंग करनी होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड करना होता है, या फिर इसके अलावा आजकल कुछ एक्सरे होते हैं उसमें, या फिर ये सीटी स्कैन है, उसमें एक कलर डाई उसको इंजेक्ट की जाती है बॉडी के अंदर। तो उस कलर डाई को इंजेक्ट करने के बाद जब उसकी इमेजिंग की जाएगी तो उससे इमेज ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। तो इस तरह से हम लो कंसंट्रेशन में कोई पर्टिकुलर इस तरह का कलर स्टेन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, व्हेन ओनली वन स्टेन सच एज बोरेक्स कार्मीन इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेनिंग, ये भी आसान था। व्हेन टू स्टेन्स, वन दैट स्टेन न्यूक्लियस एंड द अदर दैट स्टेन द साइटोप्लाज्म, तो उसमें ये बुक की एग्जांपल है हेमाटोजाइलिन एंड यूसीन। तो यहाँ ये बोरेक्स कार्मीन हेमाटोजाइलिन किसी ने पिक किया है, गलत हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है जी, तो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा घंटा लग गया हमारा। चले अब सेकंड ईयर के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा बस 2-3 मिनट का वक्फा दें, बाकी लोग फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो बेशक स्विच ऑफ कर दें, तो सेकंड ईयर वाले बच्चे स्टे करें। थोड़ी देर में हम दोबारा शुरू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian.
And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.